हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 19 के बारे में, यानी कि इस जो अध्याय 5 है, अध्याय 5 के सेक्शन 19 के से करेंगे डिस्कस। जितने भी कवर कर पाएंगे हम कवर करेंगे, बाकी अगले वीडियो में। और इससे पहले मैं 18 सेक्शनों पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। अच्छा, ये जो सेक्शन 19 है, ये अध्याय इधर जो 5 है, अध्याय 5 है, उसमें साफ साफ क्षेत्राधिकार और उसकी प्रक्रिया की बात की गई है, ज्यूडिक्शन एंड प्रोसीजर की बात की गई है। तो 19 में भी ये कहा गया है, 19 में न्यायालय के बारे में बताया गया है कि जो विवाह संबंधित विवाद के जो केस हैं, जो मुकदमे हैं, वाद हैं, वो कहाँ दायर होंगे, किस कोर्ट में दायर होंगे। तो उस कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये कहा गया है, ये जो कोर्ट होगा वो जिला न्यायालय के समान होगा, के समान उसकी क्या कहते हैं अधिकारता होगी, यानी कि वो जिला न्यायालय होगा या उसे परिवार न्यायालय भी कहेंगे। और उसकी जो अधिकारता है प्रारंभिक, वो सिविल कहलाएगी, ठीक, सिविल होगी, सिविल प्रकृति की होगी। अब 19 की जो पहला खंड है, 19 सब क्लास, उसमें ये कहा गया है कि विवाह जहाँ संपन्न हुआ है, जहाँ विवाह संपन्न हुआ है वहाँ पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है। जैसे उदाहरण समझाऊँ कि अगर पीलीभीत से कोई बारात, यानी कि लड़के वाले बरेली गए किसी विवाह मतलब मैरिज हॉल में, ठीक, और लड़की वाले यानी कि रामपुर से बरेली आए, लेकिन विवाह कहाँ हुआ था? बरेली में। तो जब बरेली में विवाह हुआ, जो संपन्न किया गया, सारे संस्कार बरेली में संपन्न हुए, तो वहाँ पर अगर कोई विवाद पक्षकारों में उठता है तो बरेली भी इसका न्यायालय हो सकता है, ठीक, क्योंकि कहाँ पर विवाह हुआ? बरेली में। तो ये न्यायालय बरेली भी इसका हो सकता है, इसका सुनवाई का क्षेत्र हो सकता है, विचारण का न्यायालय हो सकता है। दूसरा 19(2) में ये कहा गया है, मेरे सामने देखिए डायरेक्ट है, प्रत्यार्थी याचिका को प्रस्तुत करते समय जहाँ निवास करता है, जो इंग्लिश में कहते हैं रिस्पोंडेंट, जहाँ रहता है, जिस समय वो याचिका प्रस्तुत कर रहा है, जहाँ पर वो रह रहा उस समय याचिका प्रस्तुत करते समय, तो वहाँ भी उस केस की सुनवाई हो सकती है। मैंने बताया कि पीलीभीत से लड़के वाले गए बरेली, लड़की वाले आए रामपुर से बरेली, ये तो विवाह संपन्न वहाँ हुआ था। अब यहाँ निवास करने की बात है। अब शादी होने के बाद वो चले गए शाहजहाँपुर, ठीक, अब निवास याचिका कहाँ कर रहे हैं? शाहजहाँपुर में। तो जहाँ वो निवास कर रहा है वहाँ पर भी याचिका कोर्ट में डाल सकता है। ये 19(2) में कहा गया है इस अधिनियम के, ठीक, याचिका को प्रस्तुत करते समय निवास करता है तो वहाँ पर भी ये मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीसरी बात देखिए इसमें, 19 धारा 19 की तीसरी देखिए पॉइंट देखिए, विवाह के पक्षकार अंतिम बार जहाँ मिले हों, यानी कि अंतिम बार जहाँ रह रहे हों। अंतिम बार से मतलब है कि शादी होने के बाद, जैसे मान लिया बरेली में रहे, लड़की रामपुर से आई, शादी हुई, बरेली में रह रहे हैं, बरेली में 1-2 साल 3 साल हो गए, उसके बाद आपस में उनका झगड़ा होने लगा। झगड़े में क्या हुआ? लड़की अपने पापा घर चली गई, ठीक। तो अंतिम बार वैसे बरेली में रही, तो अगर बरेली में अंतिम बार रही तो वहाँ भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। जहाँ भी अंतिम बार, चाहे मुंबई में अंतिम बार रहे हों, चाहे दिल्ली में रहे हों, जहाँ वो रही है अंतिम बार रहे हों, वहाँ पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। अच्छा, इसी 3 में 19(3) खंड 19 के खंड 3 में एक संशोधन हुआ था सन 2003 में, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 2003 में। ये लागू हुआ था, ध्यान रखिए, ये लागू हुआ था संशोधन 23 दिसंबर
23 दिसंबर 2003, 23 दिसंबर 2003, ये ध्यान देने वाली बात है। ये किसी PCSJ वगैरह में भी पूछ सकते हैं, उत्तराखंड में प्री PCSJ के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 19 के खंड 3 में 3 का जो धारा है वो कब जोड़ी गई, 23/12 यानी कि 23 दिसंबर 2003 को जोड़ी गई। अब देखिए, अच्छा इसमें जो जोड़ा गया उसमें कहा क्या गया, उसमें यह कहा गया है, देखिए लिखा हुआ है कि पत्नी के याची होने की दशा में, ये सिर्फ पत्नी के लिए है। अगर पत्नी याची है तो, अगर पत्नी पिटीशन लेके आई है, याचिका लेके आई है, तो अगर पत्नी याची है तो उस दशा में याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को रह रही हो, मतलब जहाँ पर वह जिस दिन उसने याचिका डाली उस दिन से जहाँ वो रह रही है वहीं पर भी उसका मुकदमा सुना जाएगा। जैसे वो रामपुर की थी, रामपुर चली गई, अपने पापा के पास रह रही है, तो पापा के यहाँ यानी कि रामपुर में जो न्यायालय होगा, जिला न्यायालय होगा या फैमिली कोर्ट होगा, उसमें ये मुकदमा डाला जाएगा, जिसकी प्रकृति सिविल होगी। ठीक, मुकदमा डाला जाएगा और वहाँ पर सुनवाई होगी, विचारण होगा उस मुकदमे का। ठीक, जहाँ पर वो अगर महिला है याची यानी कि पत्नी है, तो जहाँ वो रहेगी वहाँ पर उसका मुकदमा सुनवाई होगी उस मुकदमे की। अब चौथा खंड ऐसी का, अगर प्रार्थी याचिका को प्रस्तुत करने के समय निवास कर रहा है तो उस मामले में जहाँ पर प्रत्यार्थी रहता है यानी जहाँ इस अधिनियम का क्षेत्राधिकार हो, जहाँ तक वहाँ कहीं भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, या जहाँ पर वो व्यक्ति लिखा है अधिनियम का जहाँ विस्तार होता है और वह जीवित होने के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक कुछ सुना ही नहीं गया, और जहाँ सुना जाता ये मुकदमा वहाँ भी दायर किया जा सकता है। जीवित होता तो सब तक सुना जाता है। ठीक, तो ये 4 बातें धारा। अब देखिए धारा 20 के बारे में। धारा 20 में क्या बताया गया है कि जो याचिकाएं होंगी, जो पिटीशंस होंगी, उनकी जो अंतर वस्तुएं, उनके कंटेंट हैं, उनका सत्यापन होगा। जो बात कही जाएगी वो बिल्कुल सही होगी, सत्यापन के साथ याचिका प्रस्तुत की जाएगी। और ये भी कहा गया कि जो याचिकादाता है, याचिकादाता का और जो दूसरा पक्षकार है, उस पक्षकार के बीच में कोई दुर्विसंधि नहीं होनी चाहिए। ये धारा 20 में कहा गया है। अब देखिए धारा 21। अच्छा, धारा 21 में ये बात कही, देखिए मेरे पास ये किताब इस समय बिहार एक्ट है। 21 में ये कहा गया है कि जो मैंने अभी कहा कि इसकी जो प्रकृति होगी वो सिविल प्रकृति होगी। ठीक, इन केस की सुनवाई जो होगी, विचारण होगा, वो सिविल प्रकृति का होगा। तो धारा 21 में ये कहा गया है कि 1908 के अधिनियम 5 का लागू होना, मतलब इस जो कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई में जो 1908 का अधिनियम है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, उसके नियम लागू होंगे इस पर, उसके द्वारा ये विनियमित कार्रवाई होगी। धारा 21 में ये बात कही गई। अच्छा, अब धारा 21 का को देखिए, उसमें क्या है, कोई याचिका में जो याचिका आती हैं केस में कोर्ट में जो केस आते हैं, उन केस के अंतरण की, एक कोर्ट से उस केस को दूसरे कोर्ट में उस केस को ले जाने की बात। जैसे अगर मान लिया लड़की पक्ष है, उसने क्या किया कि एक ही कोर्ट, जैसे बरेली कोर्ट में ही एक बात दायर कर दिया और उसी समय लड़का पक्ष ने भी ये बात दायर कर दिया, तो क्या होगा, ये जो दोनों याचिकाएं हैं वो याचिकाएं दोनों एक साथ सुनवाई होगी, दोनों की, उस केस की सुनवाई दोनों की एक साथ की होगी। यानी जो बाद में याचिका आई है वो पहले वाली के साथ जुड़ जाएगी और सुनवाई एक साथ होगी। अब इसे देखें, थोड़ा डिटेल्स देख लें, इसमें क्या दिया है कि इस अधिनियम के अधीन याचिका को अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में विभाग किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक
पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 में विवाह विच्छेद के डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया किसी कोर्ट में, ठीक है। या दूसरा खा देखिए इसका, अधिनियम के अंतर्गत दूसरी याचिका, पहली याचिका हो गई, अब दूसरी याचिका को विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी अपराध पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए उस राज्य या अलग राज्य में जिस जिला न्यायालय में या अलग जिला न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रस्तुत की गई थी। अब उनका क्या होगा, ठीक। मान लिया एक उत्तराखंड में मुकदमा दायर हुआ, दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हुआ हल्द्वानी में और उत्तर प्रदेश में हुआ बरेली में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसी में ये कहा गया, देखिए वहाँ याचिका क्या होगी, जो उपधारा 2 में जो प्रक्रिया दे रखी है, बताऊंगा अभी क्या प्रक्रिया है। उपधारा 2 में जो प्रक्रिया दी गई है धारा 21 का के उसके अनुसार होगी। क्या दे रखा, देखिए सुने। ऐसे मामले में जिस उपधारा 1 के लागू होती है वहाँ क्या होगा, यदि याचिका एक जिले में प्रस्तुत की गई है तो उन दोनों याचिकाओं का विचारण, उसकी सुनवाई उस जिला न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी। तो ये वो बात हुई अगर एक ही न्यायालय है और एक ही न्यायालय में 2 अलग अलग याचिकाएं आई हैं तो पहली वाली के साथ दूसरी वाली भी याचिका जुड़ जाएगी, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कहा गया, यदि याचिकाएं अलग अलग जिला न्यायालय से हैं, अलग अलग जिला न्यायालय से हैं, अब क्या होगा, तो जब अलग अलग जिला न्यायालय से हैं तो इसमें क्या होगा कि भिन्न भिन्न न्यायालयों से प्रस्तुत की गई हैं तो प्रस्तुत याचिका उस न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहली वाली याचिका प्रस्तुत की गई थी। भाई अगर ज़िले की बात भी आई है, अब मान लिया बरेली में और पीर में अलग अलग याचिका आ गई तो पहले जिस ज़िले में आई थी उस ज़िले में दोनों की सुनवाई की जाएगी। अब ऐसे मामले देखिए जो खंड उपधारा 2 में आए थे कि न्यायालय, उस स्थिति में न्यायालय या सरकार, ये बात ध्यान देने वाली है, न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्रवाई को उस जिला न्यायालय से जिसमें वाद वाली याचिका प्रस्तुत की गई, ठीक, उस जिला न्यायालय में जिसमें पहली वाली याचिका लंबित है, सुनवाई में है या चल रही कार्रवाई, तो अंतरित करने के लिए सिविल प्रक्रिया जो है 1908 के अधीन सक्षम होगा और याचिका अंतरण कर देगा, याचिका का अंतरण कर देगा। और ये भी कहा गया ये शक्ति का प्रयोग करेगा और ऐसा माना जाएगा जैसे कि इस अधिनियम के अधीन उसे शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यानी कि अब फिर से सुन लीजिए एक बार में, अगर याचिका एक ही ज़िले में एक ही न्यायालय में आई है तो दूसरी याचिका को भी जोड़ लिया जाएगा और सुनवाई साथ साथ की जाएगी। अगर अलग अलग न्यायालयों में आई है, अलग अलग ज़िले में आई है, भिन्न भिन्न ज़िलों में आई है तो पहली वाली याचिका जिस ज़िले में आएगी उस ज़िले में उसकी सुनवाई होगी। अब तीसरी बात ये थी कि अब अलग अलग राज्यों में भी आई हो तो पहली याचिका जहाँ आएगी उस राज्य में सुनवाई होगी और ट्रांसफ़र करने की शक्ति भी उस न्यायालय को होगी। ये शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता से उसे मिलेगी और इसके लिए वो सक्षम भी होगा, वो न्यायाधीश, वो न्यायालय, ठीक। अब देखिए 21 खा में, देखिए धारा 21 खा देखिए, यानी कि 21V। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि अधिनियम में ये कहा गया है जो याचिका है और उनका निपटारा कैसे होगा, उन याचिकाओं का विचारण कैसे होगा, ठीक है, मतलब उनका विचारण कैसे होगा और उनका निपटारा कैसे होगा। देखिए क्या प्रोविज़न है इसके लिए, 3 बातें हैं। 3 बातें बहुत सरल बता देता हूँ आसान लाइन में कि पहली जो
21 खा का जो पहला खंड है उसमें ये कहा गया है कि कार्रवाई निरंतर लगातार चलेगी, या निरंतर चलेगी, लगातार चलेगी, प्रतिदिन कार्रवाई होगी, कार्रवाई प्रतिदिन होगी। ठीक। और 21 खा के खंड 2 में ये कहा गया है, भाग 2 में ये कहा गया है कि ये जो कार्रवाई है वो बहुत ही शीघ्र निपटाई जाएगी और 6 माह में 6 माह में इस विचारण को पूरा किया जाए, पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। ये शब्द यूज किए गए हैं कि 6 माह में इस केस को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले में क्या था, दिन प्रतिदिन उसकी सुनवाई होगी और 6 माह में से निपटाया जाएगा। और इसके तीसरे भाग में क्या कहा गया, देखिए तीसरे भाग में ये कहा गया है, 21 खा के 3 में ये कहा गया है कि जो अब अपील के बारे में बताया है कि अपील की तामील की गई है अगर होने के बाद जिस तारीख से तामील हो गई है अपील, तामील से मतलब यहाँ पर है कि जो भी अपील आई है वो दूसरे पक्ष को तामील यानी सूचना दे दी गई है, तामील करा दी गई है कि जिस केस को आप जीत गए हैं उस केस की अब अपील हो गई है, अब आपको फिर कोर्ट में आना पड़ेगा। तो जो अपील हुई है तामील के बाद उस अपील को 30 महीने, सॉरी फिर सुन लीजिए, 30 नहीं 3 माह ओनली, 90 दिन, 3 माह, ठीक, 3 मंथ्स। तो 3 माह के अंदर उसका अपील की कार्रवाई को समाप्त करना पड़ेगा या उसका प्रयास करना होगा, समाप्त करने का प्रयास करना होगा। अब 21 गा देखिए, 21 गा यानी कि 21 C, इसमें क्या कहा गया है कि जो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया गया है। भाई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं किसी भी कार्रवाई में, तो ये कहा गया है कि जो दस्तावेजी साक्ष्य आएंगे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं होंगे, इसीलिए आग्रह नहीं होंगे, इसीलिए मना नहीं किया जाएगा स्वीकार करने से कि वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या वो स्टाम्प पर यह बात नहीं की गई है, स्टाम्प नहीं लगा है, शपथ नहीं दी गई है, इसलिए ये आग्रह नहीं होंगे सिर्फ। ठीक, दस्तावेज साक्ष्य सिर्फ इसलिए आग्रह नहीं होंगे या इसीलिए रिजेक्ट नहीं कर जाएंगे कि वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है या उनमें स्टाम्प नहीं लगा है, इसलिए रिजेक्ट नहीं की जाएंगे। धारा 21 गा में ये बात की गई है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी जो और धाराएं हैं और सेक्शन हैं उनमें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।